नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 11वीं हिंदी महाराष्ट्र बोर्ड का 13वां पार्ट विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक। तो बहुत लेट हो गया 11वीं का कोई वीडियो आने में, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, बट मैं अभी ट्राई करूंगा रेगुलर बेसिस पे अपलोड करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा यह पार्ट 13वें नंबर का नुक्कड़ नाटक। तो नुक्कड़ नाटक दो शब्दों से मिलकर बना है, नुक्कड़ और नाटक। नुक्कड़ का मतलब तो आपको पता होता है कि नाका, जहाँ पे चार रास्ते मिलते हैं तो एक नाका बनता है। हर शहर में, हर ज़िले में हजारों नहीं सैकड़ों ऐसे नाके होते हैं। तो नुक्कड़ को इंग्लिश में स्ट्रीट कॉर्नर कहते हैं, नाटक को ड्रामा या फिर प्ले कहते हैं। तो नुक्कड़ नाटक मतलब क्या हुआ? नुक्कड़ नाटक मतलब नुक्कड़ पर, नाके पर जाकर नाटक करना। नाटक करना यानी कि कुछ बताना, लोगों को कुछ सीख देना। सो आपने आई थिंक देखा होगा मूवीज़ में, टीवी में देखा होगा, या फिर आपने रियल में भी देखा होगा नुक्कड़ नाटक। तो नुक्कड़ नाटक से हम लोग भली भांति परिचित हैं। हम सबको पता है कि नुक्कड़ नाटक का मतलब होता क्या है। बट ये जो पार्ट है थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा है, बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को टेंशन हो रही है कि उसे कैसे पढ़ना है। तो आज का वीडियो देखते हैं। देखो, ये नुक्कड़ नाटक का इमेज है, ऐसा ही एक सेटअप किया होता है। कुछ लोग होते हैं जो सब एक ही जैसा कपड़ा पहने होते हैं, और एक आदमी होता है जो डफली या फिर बाजा बजाता है और सबको इकट्ठा करता है, और फिर वो कुछ गाते हैं और बोलते हैं और नाटक करते हैं, संदेश देते हैं, जो उनको मैसेज देना होता है पब्लिक को, वो देते हैं। तो ये नुक्कड़ नाटक है, आप देख सकते हो। और आपके बुक में स्टार्टिंग में ये वाला इमेज भी दिया है। तो देखो, यहाँ पर एक कुछ बच्चे हैं, गर्ल्स हैं एंड बॉयज़ हैं, जिन्होंने एक ही जैसे कपड़े पहने हैं और चारों तरफ आदमी उन्हें देख रहे हैं। तो ये लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं, जिसे हम नुक्कड़ नाटक करें। ये देखो, रास्ते पर हो रहा है, एक मेन चौराहे पर। तो यहाँ पर आपके पाठ के स्टार्टिंग में इतना बड़ा सा 2 पेज का एक इंट्रोडक्शन एक दिया है आपका कि क्या होता है नुक्कड़ नाटक। इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा है। बट इसमें जो लास्ट वाला है नुक्कड़ नाटक की विशेषताएं, ये पढ़कर रखो। इसमें से क्वेश्चन आएंगे। ए वाला, नुक्कड़ नाटक की विशेषताएं, कुल कितनी विशेषताएं हैं? 5। सबसे पहला है तात्कालिकता, यानी कि किसी भी घटना समस्या का वर्तमान जीवन पर सीधे असर होता है। नुक्कड़ नाटक का लेखक किसी तात्कालिक ज्वलन समस्या को, यानी कि देखो इसमें क्या होता है ना, नुक्कड़ नाटक होता किस सब्जेक्ट पर है। जैसे कि बच्चों की हत्या होती है, गर्भ में हत्या, लड़कियों की हत्या, लड़की पैदा होने पर। सो ऐसे जो समाज में मुद्दे होते हैं, ठीक है, समाज में मुद्दे चल रहे होते हैं, जैसे कि किसानों की हत्या, किसानों की आत्महत्या कर्ज में डूबे होने के कारण। तो ऐसे ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर होता है नुक्कड़ नाटक। कोई ग्रुप होता है, कोई एनजीओ होता है जो नुक्कड़ नाटक करता है और सभी को संदेश देता है, उनके बारे में बताता है। सो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, आप ये याद करके रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी ये जो स्टार्टिंग में इतना बड़ा सा दिया है, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टोटल 5 विशेषताएं हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। तात्कालिकता, गतिशीलता, अचूक लक्ष्य, संक्षिप्तता, सहज भाषा और व्यंग शैली। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। टोटल 5 विशेषताएं हैं। तो हमारा इस जो लेसन है नुक्कड़ नाटक, इसमें टोटल 2 पार्ट हैं, अ और आ। अ है मौसम और आ है अनमोल ज़िंदगी। तो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइटल पढ़ना अच्छे से, टाइटल में बहुत कुछ छुपा होता है। तो आपको टाइटल पढ़ने के बाद क्या पता चला? मौसम यानी कि वातावरण, मौसम होता है, ठंडी का आता है, फिर गर्मी का आता है और बारिश का आता है। तो मौसम में कुछ ऐसा ही दिया होगा, वातावरण में होने वाले चेंजेस के बारे में, प्रदूषण के कारण जो हमारा पॉल्यूशन हो रहा है उसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके बारे में बताया गया होगा। अनमोल ज़िंदगी यानी कि हमारा जीवन, इंसान की ज़िंदगी है, बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है, तो उसके बारे में कुछ बताया गया होगा। तो इतना आइडिया तो आपको आई थिंक आ गया होगा कि इसमें है क्या इस लेसन में। चलिए देखते हैं हमारे इस मेन नाटक में है क्या। तो ये है हमारे पाठ के लेखक, नुक्कड़ नाटक के लेखक अरविंद गौड़ जी। और बहुत सारे लोगों को आप में से आई थिंक डाउट होगा कि इसे पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत बड़ा है देखने में। और इसमें ऐसा है कि एक बात कर रहा है, फिर दूसरा बात कर रहा है, तो दो लोग में बातचीत है ऐसा दिखाई दे रहा है। तो क्या हमें एक एक लाइन पढ़ना है क्या? देखो, ऐसा आपको नहीं पढ़ना है। उन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है उससे आपको क्या संदेश मिलता है, मैसेज क्या मिलता है, वो पढ़ना है। आपको एक एक लाइन पढ़ते नहीं बैठना है, उसमें बहुत टाइम जाएगा और उसका कुछ अर्थ भी नहीं होगा, मतलब भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ भाग अ वाला जो है मौसम वही देखने वाले हैं। अगर दोनों भाग देखते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हम सिर्फ भाग 1 देखेंगे। भाग अ, मौसम। इसके लेखक हैं अरविंद गौड़ जी।
अरविंद गौड़ जी का परिचय दिया है। तो हम देख लेते हैं, उनका जन्म 2 फरवरी 1963 को शाहदरा दिल्ली में हुआ था। तो सिर्फ इतना ही जानने लायक है इनके लेखक परिचय में, बाकी आप पढ़ सकते हो अपने से, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। प्रमुख कृतियाँ है नुक्कड़ पर दस्तक, अनटाइटल्ड, आई विल नॉट क्राई, एहसास तथा कुछ पटकथाएं। इसके बाद पाठ परिचय दिया गया है। तो नुक्कड़ नाटक के बारे में परिचय होगा और ये जो मौसम है उसके बारे में बताया गया है। सो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी लेसन पढ़ते हो, जो भी पाठ या फिर कविता पढ़ते हो, तो उसके स्टार्टिंग में तो पैराग्राफ होता है, बॉक्स होता है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा। पाठ परिचय के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो ये पता चल जाएगा कि उस लेसन में है क्या। सो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है। अरविंद गौड़ जी ने मौसम नुक्कड़ नाटक में मानव जीवन से जुड़ी विभिन्न सामायिक समस्याओं को उजागर किया है। पानी की समस्या दिन ब दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण ऋतु चक्र में अनियमितता आ गई है, यानी कि वही बताया गया। मैंने आपसे कहा था ना कि टाइटल पढ़ो। अगर आप मौसम में टाइटल पढ़ते हो तो आपको क्या पता चलेगा। मौसम यानी कि ठंडी, गर्मी, बारिश, और इसमें आजकल चेंजेस आ रहे हैं प्रदूषण के कारण, पॉल्यूशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। हम इसे ईवीएस में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। तो यही यहाँ पर भी बताया गया है कि क्यों आ रहा है, क्यों परिवर्तन आ रहा है, कैसे परिवर्तन आ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके कारण हमारे जीवन में क्या क्या हो रहा है। यही यहाँ पर व्यंग रूप से, व्यंगात्मक यानी कि थोड़े मजाकिया ढंग में बताई गई है। मजाकिया ढंग में क्यों बताई गई है? क्योंकि तभी तो लोग सुनेंगे आपकी बात को, थोड़ा अलग, औरों से अलग आप दिखोगे तभी तो लोग आपको देखेंगे। तो देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। सबसे पहले जो गीत दिया है, यानी कि आपकी बातचीत से नाटक से पहले एक गीत यानी कि गाना दिया है। तो देख लो यहाँ पर क्या दिया है। देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, अगर तू देख ले इस नाटक में क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार से, हो 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 हो। देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार से, हो 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 हो। सो एक गाना था स्टार्टिंग में। अब आता है आपका मेन जो लेसन है, मेन जो नाटक है वो आता है। तो सबसे पहले दृश्य 1 यानी कि आपका पहला सीन। इसमें 2 आदमी हैं, दोनों बातचीत करते हैं आपस में। देखते हैं। तो आदमी 1 कहता है यह देख, आदमी 2 कहता है भाई कितना गंदा पानी है, इस पानी को पी लिया हो गया है क्या? पानी को पी लिया? क्या पानी को पी लिया होता है? नहीं होता है ना, बट यहाँ पर कहा गया है क्योंकि पानी इतना गंदा है, इतना पीला दिख रहा है, तो उसे कहते हैं कि पी लिया हो गया है। तो देखो, आपको ये लाइन पढ़ने के बाद हंसी आई ना, तो इसे ही व्यंगात्मक कहता है। व्यंग का अर्थ होता है इंग्लिश में लाफ्टर, हंसना। तो ऐसी जो बातें होती है जिसे पढ़कर हमें हंसी आए उसे व्यंगात्मक कहते हैं। और यहाँ पर हंसी के माध्यम से हमें समाज में जो कठिनाई है, समाज में परेशानियाँ हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आदमी 1 फिर से कहता है यह पानी हम सबके घरों में आता है और इस पानी की वजह से मेरा यह हाल हो गया है। तो आदमी 2 कहता है यार तू तो गंजा हो गया एकदम, यानी कि आदमी 1 वो जो गंदा पानी है उसे पी कर, उससे नहा कर गंजा हो जाता है। तो आदमी 1 कहता है तेरे तो बहुत बाल है, तू कौन सा पानी इस्तेमाल करता है? आदमी 2 कहता है मेरे घर में भी ऐसा ही पानी आता है, लेकिन हम मिनरल वाटर का बड़ा वाला जार लेते हैं। आदमी 1 कहता है वह 90 रुपये वाला? आदमी 2 कहता है हाँ वही, मैं और मेरी बीवी उसी का पानी पीते हैं, उसी से नहाते हैं, और जिस दिन वह जार ना आए तो मेरी बीवी नहाती ही नहीं। आदमी 1 धत तेरी की। आदमी 2 कहता है क्या करे यार, बीवी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। तो देखो यहाँ पर पहले जो हमारा दृश्य है उसमें 2 लोग बातचीत करते हैं। इसमें पानी के बारे में बातचीत होती है कि पानी जो है वो गंदा आता है और उसी पानी का इस्तेमाल करने के कारण एक आदमी गंजा हो जाता है और उसके बाल जो है पूरे झड़ जाते हैं। लेकिन जो दूसरा आदमी रहता है वो गंजा नहीं होता। तो पहला आदमी उससे पूछता है कि यार तू क्यों नहीं गंजा हुआ, तू क्यों बच गया इस पानी से? तो दूसरा आदमी कहता है कि यार मेरे घर पे भी यही पानी आता है, बट मैं दूसरा मिनरल वाटर लेता हूँ। तो देखो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रदूषण जो है वो सबके लिए है। आप आज मिनरल वाटर खरीद लोगे बट वो भी तो एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा। तो प्रदूषण का सामना सबको करना पड़ता है, एक ना एक दिन सबको उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। अब देखते हैं दृश्य 2। तो आदमी 1 कहता है भाई अक्टूबर आ गया, अभी तक मानसून नहीं आया और ऊपर से इतनी गर्मी, यानी कि अक्टूबर आ गया और अभी तक बारिश भी स्टार्ट नहीं हुई और गर्मी तो ऐसे है जैसे मानो मई जून की धूप हो। तो आदमी 2 कहता है लगता है प्रकृति हमसे नाराज़ हो गई है, खुद ही देख लो
कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आदमी 3 कहता है भैया देखना दिसंबर जनवरी में बारिश होगी बेमौसम। आदमी 4 कहता है पूरी दुनिया में कलयुग फैल गया है कलयुग, और वह भी तुम जैसे पापियों की वजह से। कूड़ा करकट तुम फैलाओ, पोल्यूशन तुम करो, गंदगी तुम फैलाओ। तो आदमी ये कहता है अच्छा जी भाई साहब, और जो आपकी 4 फैक्ट्रियाँ हैं उनका कूड़ा कचरा कहाँ पर जाता है? तो आदमी 4 कहता है वहीं जहाँ बाकी फैक्ट्रीज का जाता है। बोलो सभी नदियों की। तो कोरत यानी कि पीछे से कोई कहता है जय। तो आदमी 2 इस पर कहता है बस इसलिए प्रकृति हमसे रुष्ट है। आदमी 4 कहता है आप ये कहने का मतलब है कि मेरे अकेले की फैक्ट्री की वजह से प्रकृति नाराज़ हो गई है? तो आदमी 3 कहता है जी नहीं, हम सबकी वजह से। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि आजकल बेमौसम बरसात होती है, बारिश के टाइम धूप होता है, और धूप के टाइम यानी कि फिर आपका जून वगैरह में बारिश जो आता है, जनवरी में ठंडी के टाइम धूप होता है। सो एकदम जो ऋतु चक्र है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण सब कुछ बिगड़ गया है, बेमौसम बरसात होती है। सो यहीं यहाँ पर देखो, और एक आदमी इसमें क्या बताया गया है कि दूसरे पे वो आरोप बोल रहा है, दूसरे को आरोपी बना रहा है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तो दूसरा आदमी कहता है तुम्हारी भी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उसके कारण नहीं होता क्या? सो यही यहाँ पर बताया गया कि प्रदूषण के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, सब लोग इस धरती पर जितने व्यक्ति हैं सब लोग प्रदूषण के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। सब लोग बराबर के भागीदारी हैं प्रदूषण में, ठीक है, उसके फैलाने में। तो यही यहाँ पर बताया गया है। अब दृश्य 3 देखते हैं। तो लड़की 1, 2 लड़कियां हैं, इसमें दोनों के बीच में बातचीत होती है। लड़की 1 कहती है चलो चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। लड़की 2 कहती है लेकिन आपको खरीदना क्या है? तो लड़की 1 इस पर कहती है मुझे 4-5 छाते खरीदनी है। लड़की 2 कहती है आप छातों का क्या करोगी, बारिश तो इस बार हुई नहीं। तो लड़की 1 कहती है तुमने न्यूज़ नहीं देखी, कश्मीर में बाढ़ आ गई है बादल फटने की वजह से। तो लड़की 2 कहती है लेकिन बाढ़ में छाते भी क्या कर लेंगे। तो लड़की 1 कहती है तो एक काम करते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लेते हैं। लड़की 2 कहती है लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती। लड़की 1 कहती है चिंता ना करें, मेरे पास टायर ट्यूब भी है। तो देखो यहाँ पर 2 लड़कियों के बीच में बातचीत हो रही है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बेमौसम बरसात होती है और कुछ अनुमान नहीं लगा जाता कि बारिश कब होगी, धूप कब होगा, और ये सब होता है प्रदूषण की वजह से, हमारी ही गलतियों की वजह से। सो ये जो पूरा हमारा भाग 1 है इसमें यही बताया गया है। अलग अलग लोग बातचीत करते हैं और उनके माध्यम से हमें प्रदूषण के बारे में, उसके जो दुष्प्रभाव हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं प्रदूषण के, पॉल्यूशन के, उसके बारे में बताया गया है। दृश्य 4 देखते हैं। 2 दोस्त हैं। दोस्त 1 कहता है अपने ऑफिस में एसी क्यों नहीं लगवा लेते, इतनी गर्मी हो रही है। दोस्त 2 कहता है मैंने सुना है एसी से गैस निकलती है और उससे वह परत होती है ना, ओजोन परत, उसमें छेद हो जाता है। तो दोस्त 1 कहता है आपके एसी की वजह से कोई छेद नहीं होने वाला, मेरे ऑफिस में 6 एसी लगे हुए हैं, मेरी बीवी को तो सर्दी में भी एसी चाहिए, एसी चलाकर 2 कंबल ओढ़कर सोती है वो। सो देखो यहाँ पर जो 2 लोग हैं इनके बीच में बातचीत हो रही है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि आज के जीवन में ना ठंडी हवा सबको चाहिए, धूप में छांव सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रयास, उसके लिए कोशिश कोई नहीं करेगा, पेड़ कोई नहीं लगाना चाहता। यानी कि अच्छा सबको चाहिए बट उस अच्छा को स्टार्ट करना कोई नहीं चाहता। सो ये यहाँ पर बताया गया है। अब देखते हैं दृश्य 5। तो दोस्त 1 कहता है चलो चलो वाटर पार्क चलते हैं। दोस्त 2 कहता है कि मेरी भी तो सुन लो कोई, वाटर पार्क जाकर क्यों पैसा बर्बाद करते हो, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और उससे पूरा शहादरा एक जगह है दिल्ली में, तो उससे पूरा शहादरा स्विमिंग पूल बना है, वहीं चलते हैं। दोस्त 3 कहता है हाँ मिंटो बीच का भी यही हाल है, पूरा डूबा हुआ है। दोस्त 1 कहता है एक बात बताओ, ये 5-10 मिनट की बारिश से घुटने तक पानी भर जाता है, इसकी वजह क्या है? दोस्त 4 कहता है वजह मैं बताता हूँ, कल जो आप मोमोज़ खा रहे थे चटनी लगा कर, उसकी प्लेट कहाँ फेंकी थी? दोस्त 1 कहता है वहीं रोड पर। तो दोस्त 4 कहता है और आप भाई साहब दुकान से जो सामान लेते हो उसकी प्लास्टिक की थैलियाँ, खाली डिब्बे, बोतल वहाँ फेंकते हो, कहाँ फेंकते हो? दोस्त 2 कहता है घर के सामने नाले में। दोस्त 1 फिर से बोलता है आपने हम दोनों को तो गिनवा दिया और खुद जो चबा रहे हो इसका पाउच कहाँ फेंकते हो? बोलो, आप भी वही करते हो ना जो सब करते हैं। तो दोस्त 4 कहता है मैं तुम लोगों से अलग थोड़े ही हूँ, मैं भी वहीं फेंक देता हूँ रास्ते में या नाली में। उसके बाद दोस्त 2 कहता है कि हाँ और यही थैली, डिब्बे और कचरा नालियों के रास्ते जाता है, नालों में
सीवर में, और ये कूड़ा कचरा और प्लास्टिक उसकी निकासी रोक देते हैं। तभी तो थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर स्विमिंग पूल बन जाता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि धरती पर जो भी हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, उसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, सारे के सारे व्यक्ति, पूरी दुनिया ही जिम्मेदार है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर मुंबई जैसे शहरों में थोड़ी सी बारिश होने पे पूरा स्विमिंग पूल बन जाता है, पानी भर जाता है रोड पर। क्यों? क्योंकि हम जो प्लास्टिक का थैली होता है उसे फेंक देते हैं कहीं भी, हम पालन नहीं करते जो नियम है। जो भी कचरा हो गया उसे फेंक देते हैं और वही कचरा जाके नालों में भर जाता है, जिससे पानी का ड्रेनेज का सिस्टम बंद हो जाता है, पानी बह नहीं पाता है। और हमने देखा था कि मुंबई में एक बार 2007 में आई थिंक बाढ़ आ गई थी। तो बाढ़ का कारण क्या था कि जो भी नाले वगैरह थे वो बंद हो गए थे कचड़ों के कारण, प्लास्टिक की थैलियों के कारण। आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर दृश्य 5 के बाद थोड़ा सा ब्रेक होता है, यानी कि देखो आप लगातार कोई मूवी तो देखते नहीं हो, मूवी के बीच में आपको पता होगा इंटरमिशन आता होगा, यानी कि एक ब्रेक होता है। तो यहीं पर ये जो नाटक चल रहा है, ये नाटक समझ लो ना कि आपकी आंखों के सामने चल रहा है, आपके आंखों के सामने एक स्टेज है, उस पर ये नाटक हो रहा है। तो दृश्य 5 के बाद यानी कि 5वें सीन के बाद थोड़ा सा ब्रेक होता है, और जो सूत्रधार होता है यानी कि जो माइक लेकर एंकर होता है, जो आपको कुछ बता रहा होता है, वो क्या बोलता है। तो एक्चुअली में यही पूरा जो आपने दृश्य 1 से 5 तक देखा उसका समरी यही है, आपको यही पढ़ना है और इसका ही मतलब समझना है। सूत्रधार कहता है मौसम बदल रहा है, कभी बारिश होती कभी नहीं होती, प्रकृति से छेड़छाड़ करके हमने पूरे ऋतु चक्र को उल्टा कर दिया है। बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे कि सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात आती है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। बसंत में बारिश हो जाती है, गर्मी में ओले पड़ जाते हैं, और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्रकृति का दोहन किया है, उसे लूट लिया है अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, विकास के लिए। विकास से हमारी अवधारणा क्या है? इसी अवधारणा के चलते हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिसका असर पड़ता है हाशिए पर खड़े आखिरी आदमी पर। तो देखो यही यहाँ पर कहा गया है कि मौसम बदल रहा है, क्यों? हमारी गलतियों के कारण। हम विकास की होड़ में इतने पागल हो चुके हैं कि हमें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और ये जो विकास है, विकास के आगे का रास्ता है, वो सिर्फ हमारा विनाश होगा, क्योंकि प्रकृति का जो दोहन हम कर रहे हैं, प्रकृति को हम बहुत तेज़ गति से बर्बाद कर रहे हैं। और जो इसका असर है वो सबसे पहले तो जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन पर ही दिखेगा, बाद में सब पर इसका असर दिखेगा। तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि प्रकृति जो है वो हमारा बोझ, हमारे इन अत्याचारों को सहते रहेगी। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे गीत 2 है, यानी कि फिर से कुछ स्टार्ट होगा, फिर से सीन आएंगे, दृश्य आएंगे। तो गीत 2 है। बंजर सी ज़मीन, दूषित है हवा, पानी को भी हमने गंदा कर दिया। बंजर सी ज़मीन, दूषित है हवा, पानी को भी हमने गंदा कर दिया। मौसम बदल रहा है, यहाँ यह हो गया, कभी तुम कहते हो वहाँ वह हो गया। मौसम बदल रहा है, यहाँ यह हो गया, कभी तुम कहते हो वहाँ वह हो गया। बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले, समझ ले। जो भी होता है तू ही बीज बोता है, जो भी होता है हम ही बीज बोते हैं। तो ये जो गीत दिया है आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से कुछ नहीं आएगा। अब चालू होता है अगला दृश्य, और दृश्य 6। हमने दृश्य 1 से 5 तक देखा था। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा, डाउट होगा तो कमेंट करके पूछना। अब देखते हैं दृश्य 6। तो इसमें टोटल 3 आदमी हैं। सबसे पहले एक आदमी कहता है पहले नंबर का, इतना परेशान क्यों लग रहा है। दूसरे नंबर का आदमी कहता है क्या बताऊं, खेती करने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया, उससे जो पैसे आए उन पैसों को लेकर शहर गया और अच्छी फसल के लिए कीटनाशक दवाइयाँ लेकर आया, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बारिश तो समय पर आती नहीं, लगता है कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया मैंने। तो तीसरा आदमी कहता है सुन, ट्यूबवेल क्यों नहीं लगवा लेता। दूसरा आदमी कहता है ट्यूबवेल लगवा तो लूँ, लेकिन बिजली आए तब ना, और पानी का स्तर भी तो कितना नीचे चला गया है। तो उसमें पहला जो आदमी है वो कहता है तो क्या करेगा तू अब, और तेरे हाथ में छाले कैसे पड़ गए। दूसरा आदमी कहता है मैंने सोच लिया है, मैं भी जल्दी फसल उगाने के लिए बाकी किसानों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक डालूंगा अपनी फसल में, प्रयत्न करने में क्या हर्ज है। तो तीसरा आदमी कहता है पागल मत बन, भूल गए कमलेश को, यही सब इस्तेमाल करने की वजह से उसके हाथ जल गए और आर्थिक हालत भी ख़राब हो गई थी। कर्ज लिया, वक्त पर नहीं दे पाया तो तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। ज़रा सोच, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो दूसरा आदमी कहता है लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या,
कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी तूफ़ान आ जाता है। अगर यह बारिश समय पर हो जाए तो हमारी आधी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो देखो, ये जो हमारा दृश्य 6 है, इसके माध्यम से पता चलता है कि आजकल जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, प्रदूषण है, उसके कारण खेती भी अच्छे से नहीं होती, और जो किसान होते हैं वो अधिक से अधिक कीटनाशक यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, जिससे जो ज़मीन है वो भी अनुपजाऊ होती है, ज़मीन भी खराब हो जाती है। सो बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत किसान ऐसा करते हैं, और करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि यार बारिश ही जब टाइम पे नहीं होती है, प्रदूषण ही खराब हो गया है, तो क्या करेगा कोई। सो ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद एक दूसरा गीत चालू होता है, काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ। उसके बाद दृश्य 7वां आता है। तो इसमें पति और पत्नी के बीच में बातचीत है, देखते हैं कि क्या है। पति कहता है, आज भी एक भी मछली नहीं फंसी। पत्नी कहती है, ऐसा कब तक चलेगा, घर में एक पैसा जो नहीं है, आज भी बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुलाना पड़ा। पति कहता है, मैं क्या करूं, जब से नदी के किनारे पर प्लांट लगा है, वे प्लांट सारा जहरीला पानी सारा जहरीला केमिकल में बहा देते हैं, केमिकल पानी में बहा देते हैं, जिसकी वजह से सारी मछलियाँ मर गई। तो पत्नी कहती है, तो आप नदी के दूसरे पार क्यों नहीं चले जाते। पति, वहाँ भी यही हाल है, वहाँ भी उद्योगों की वजह से मछलियाँ ख़त्म हो गई है, और अगर किसी ने पकड़ लिया तो अलग मुसीबत। भाई साहब, हम दोनों आपके साथ आपके गांव चलते हैं, हम जंगल में काम कर लेंगे, कम से कम बच्चों को भूखा तो नहीं सुलाना पड़ेगा। तो जो भाई रहता है वो कहता है, कौन से जंगल, कैसे जंगल, हमने विकास के नाम पर सारे जंगल काट दिए, अब वहाँ कुछ नहीं बचा। जिन पेड़ों के सहारे हम रहते थे वे पेड़ ही नहीं रहे, जिन जानवरों पर हम खाने, कपड़े और दूध के लिए निर्भर थे वे जानवर नहीं रहे, हमारे खेत जला दिए, नदियाँ गंदी कर दी, अब वहाँ कुछ नहीं बचा छोटे, सिर्फ धुआं है धुआं, फैक्ट्रियों के कारखानों से निकलता हुआ धुआं, जिसने पूरे परिसर को प्रदूषित कर रखा है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि हम विकास के नाम पर, विकास यानी कि डेवलपमेंट, उसके कारण हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें आगे कुछ दिखाई नहीं देता। जंगलों को काट कर वहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही है, नदी के किनारे केमिकल फैक्ट्रीज बन रही है, जिससे केमिकल जो होता है नदी में जाता है, और नदी पर निर्भर रहने वाले मछुआरे, आसपास के लोग भी नष्ट होते जा रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो सही है, फैक्ट्री तो लगाना चाहिए, डेवलपमेंट होगा तभी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हाँ, ये भी सही है, बट कुछ तो ख्याल रखना चाहिए, कुछ सोच कर, कहीं पर आसपास की स्थिति को सोच कर वहाँ पर कुछ करना चाहिए। आगे दृश्य 8 है, यानी कि 8वां सीन। यहाँ पर मजदूर और डॉक्टर के बीच में बातचीत होती है। मजदूर कहता है, डॉक्टर साहब, कल रात से मेरी आंखों में जलन हो रही है, हाथ पर भी लाल लाल निशान पड़ गए हैं। डॉक्टर कहता है, आप काम कहाँ करते हैं। मजदूर, यहीं पास में फैक्ट्री बन रही है, मैं उसी में मजदूर हूँ। डॉक्टर कहता है, आपको धूप और धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी हो गई है, आप बाहर धूप में जाते समय चश्मा नहीं लगाते। मजदूर कहता है, मैं एक मजदूर हूँ डॉक्टर साहब, मैं चश्मा कहाँ से लगाऊँ। डॉक्टर कहता है, ये दवाइयाँ खरीद लेना और पूरी बाह के मोटे कपड़े और चश्मा पहनकर बाहर निकलना। मजदूर कहता है, डॉक्टर साहब, मैं मजदूर हूँ, बाहर निकल कर काम तो करना ही पड़ेगा, और यह सब मैं कहाँ से लाऊंगा। डॉक्टर कहता है, देखिए, अगर आप यह सब नहीं करेंगे तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है। तो देखो, यहाँ पर फिर से इन दो लोग के बातचीत से हमें पता चलता है कि कैसे जो प्रदूषण हो रहा है उसका साइड इफ़ेक्ट लोगों पर देखने को मिल रहा है। आजकल देखो, जो बाल हैं बच्चों के, लड़कों के, वो कम एज में ही गिरना चालू हो जा रहे हैं। जैसे लड़का 20 साल का हो रहा है, 18 साल का हो रहा है, उसके बाल धीरे धीरे गिरना चालू हो जा रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं। इससे पहले 20-30 साल पहले बाल लोगों के 60 साल तक, 50 साल तक, 40 साल तक जाते नहीं थे, बट आज ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये प्रदूषण के कारण हो रहा है। प्रदूषण बहुत बढ़ चुका है, यही यहाँ पर बताया गया है। और जो गरीब आदमी है, प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता, वो मजदूर है, मजदूर यानी कि मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकता हालातों के सामने, ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद दृश्य 9 है, 9 नंबर का दृश्य। आदमी और एक महिला है, इसमें 2 आदमी और एक महिला। तो आदमी 1 कहता है, अरे सब भाग क्यों रहे हैं, क्या हो गया? आदमी 2 कहता है, ऊपर पहाड़ पर बादल फट गया है, नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है, पानी सबको बहाता हुआ देखो कैसे प्रलय मचा रहा है,
हम जैसे तैसे जान बचाकर भागे और यहाँ तक पहुँचे हैं, तुम आगे मत जाना। तो महिला कहती है मेरा घर है वहाँ पर, मुझे अपने घर जाना है। आदमी 3 कहता है क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो, खेत खलियान सब डूब चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा वहाँ पर। महिला कहती है पर मेरा बच्चा घर पर मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है। आदमी 2 कहता है अरे आगे मत जाना, अरे कोई रोको इसे। रिपोर्टर कहता है जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड के इस जिले में बादल फटने से आई भयंकर बाढ़ से भीषण तबाही मची हुई है। तभी महिला मेरा बच्चा इंतजार कर रहा है, मुझे उसके पास जाने दो, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। औरत दहाड़े मार मार कर रोती है। तो देखो यहाँ पर दृश्य 9 के बारे में बताया गया है, यानी कि बाढ़ आ गई है तो बाढ़ में सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए रुकी हुई है, अपने बच्चे को बचाना चाहती है पर वो कुछ नहीं कर सकती प्रकृति के सामने, उन हालातों के सामने। सो यही यहाँ पर बताया गया है, उत्तराखंड का नाम दिया गया है। आपको पता होगा 2013 में उत्तराखंड में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई थी। सो यही यहाँ पर बताया गया कि हमारे जो दुष्परिणाम है, हम प्रदूषण का जो दुष्परिणाम है, ये सब हमारे कारण ही हुआ है और हमें ही इसे भोगना होगा, इसी जन्म में इसी धरती पर भोगना होगा। सो दृश्य 9 है। इसके बाद सूत्रधार फिर से आता है हमें कुछ बताने। सो देखो सूत्रधार के नीचे जितना पैसेज दिया है वही आपका मेन पैसेज है, उससे ही आपको पढ़कर समझना है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, मौसम के बदलने का लाखों लोगों की ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ रहा है। मौसम का बदलता चक्र, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी बरसात कभी अकाल, कभी बाढ़ कभी सूखा, पिघलते हुए ग्लेशियर, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग, इन सब का असर पड़ता है हम सब की ज़िंदगी पर। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जल जमीन और जंगल लगातार प्रदूषित होते जा रहे हैं, खेती की ज़मीन खत्म हो रही है, सब्जियों में केमिकल आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं जिसके जिम्मेदार हम ही हैं। हम पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, नतीजा मौसम अपना असर दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और समुद्री किनारों के इलाकों में हर जगह मौसम अपना असर दिखा रहा है। अमीर आदमी, ताकतवर आदमी प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर पर्यावरण को खतरा पहुंचा रहे हैं। मरता कौन है? किसान, गरीब, आदिवासी, साधन विहीन आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, कभी सूखे से मरता है, कभी बाढ़ से मर जाता है तो कभी कर्ज में डूबकर मर जाता है। प्रकृति के समीकरण बिगड़ने से पर्यावरण बर्बाद हो रहा है। कारखानों से निकलने वाला केमिकल नदियों का पानी दूषित कर रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ रही है, ओजोन परत पर भी असर पड़ रहा है। शहरों में वाहनों की बेइंतहा तादाद भी बढ़ा दी है। नतीजा जहरीली गैस हमारी सेहत को बर्बाद कर रही है। सो ये जो हमारा अर्थ था मौसम, इसमें यही बताया गया है कि प्रदूषण बढ़ गया है हमारी ही गतिविधियों के कारण, हमारा ही कारण, और इसे भुगतना, जो प्रदूषण के दुष्परिणाम होंगे उसे भुगतना भी हमें ही होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको एक ना एक दिन भुगतना हुआ। जैसे हमने कोरोना के टाइम देखा था, कोरोना से मरता गरीब भी है और अमीर भी मरता है, यानी कि प्रकृति के सामने कोई अमीर, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई गरीब नहीं है। और जो सब हो रहा है, कोरोना हो गया या फिर उसके बाद जितने भी ऐसे ओजोन परत में छेद हो गया, आपने पढ़ा होगा ओजोन डिप्लीटेशन। सो ये सब किसके कारण हो रहा है? हमारे कारण हो रहा है, इसके जिम्मेदार हम हैं और भुगते होंगे भी हम ही। तो ये था आपका मौसम। इसके बाद फिलर्स दिया है। फिलर्स का मतलब क्या होता है? फिलर्स यानी कि उस चीज़ को, उस बातचीत को कंप्लीट करने के लिए आगे कुछ बात करना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके क्लास में आपकी टीचर आती है, कहती है कि परसों आपका पिकनिक जाने वाला है। तो सबसे पहले तो आप बहुत खुश होगे। फिर आप में से कोई एक बच्चा खड़ा होगा और पूछेगा कि मैडम पिकनिक जा रहा है, कितने बजे जाने वाला है? दूसरा खड़ा होगा, पूछेगा मैडम सिविल ड्रेस में जाना है कि यूनिफॉर्म में जाना है स्कूल के? तीसरा पूछेगा मैम बैग लेके जाना है क्या? तो ऐसे लोग अपना क्वेश्चन पूछेंगे। और क्यों पूछा उन्होंने? अपना डाउट क्लियर करने के लिए। तो जब सारे लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपकी जो बातचीत है आपके बीच की और टीचर के बीच की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिलर्स का मतलब भी यही होता है। फिलर्स इंग्लिश शब्द है, यानी कि फील करना। फील करना यानी कि भरना किसी चीज़ को। तो फिलर्स यानी कि आपकी बातचीत को कंप्लीट करने के लिए कहे जाने वाले कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंसेस। और फिलर्स जनरली क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होते हैं। देखो यहाँ पर जैसे प्रश्न 1 और आदमी 2, तो प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर बताया जाता है, ये बताया गया है यहाँ पर। देखते हैं प्रश्न 1 क्या है। मैडम हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है? यह जहर हमने फैलाया है क्या? पेट्रोल डीजल यूज़ ना करो, कोयला यूज़ ना करो तो गाड़ियाँ, ट्रेनें, कारखाने कैसे चलेंगे? और थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिल भी गई तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है? आदमी 2 कहता है ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि क्या अंतर पड़ता है, पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
इतनी बढ़ गई है कि ओजोन की परत खत्म हो रही है, धीरे धीरे उसमें छेद हो रहा है, मौसम बदल रहा है, खेती बर्बाद हो रही है, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है। क्या वह असर नहीं है? पशु पक्षी गायब हो रहे हैं, क्या यह असर नहीं है? हमारी हवा में, हमारे पानी में, हमारी ज़मीन में, हमारे शरीर में जहरीली गैसें फैल रही हैं, क्या यह असर नहीं है? यह सब कुछ जानते हुए भी हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुँह गड़ाए हुए हैं। तो एक आदमी क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है, प्रदूषण हो रहा है, मैं जानता हूँ, बट क्या कर सकते हैं हम? हमें यूज़ तो करना ही होगा पेट्रोल को, डीजल को, गाड़ियों को चलाने के लिए उसे यूज़ तो करना ही होगा ना। और उससे जो गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो थोड़ा बहुत निकलता भी है, हवा में जाता भी है, तो क्या फ़र्क पड़ जाता है? तो उसका उत्तर देते हुए आदमी दो कहता है, हाँ यूज़ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप जो थोड़े थोड़े की बात कर रहे हो ना, इसी से बहुत बड़ा बनता है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो आपके जैसे ही जो सोच है वो सबकी है, सब यही सोचते हैं कि मेरे अकेले के करने से, मेरे अकेले के गाड़ी चलाने से जो धुआं निकलने वाला है उससे क्या होने वाला है। बट आपसे ही मिलकर एक देश बनता है, एक राज्य बनता है, तो प्रदूषण तो होगा ही। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न 2 दिया गया है, खेत में अगर दवा ना डाले, यूरिया ना डाले, कीटनाशक ना डाले तो अच्छी फसल कैसे होगी? अपने बीवी बच्चों का पेट भी तो पालना है। तो यही पूछा जाता है कि ठीक है यार, खेत में प्रदूषण हो रहा है तो हम क्या करें? हमें केमिकल तो डालना ही होगा, अगर अच्छी फसल लेना है तभी तो पैसा आएगा, तभी तो हम अपना घर चला पाएंगे। तो उत्तर इस पर मिलता है, कीजिए, पर इसमें आपकी ज़मीन बंजर हो जाएगी, वहाँ कुछ नहीं उगेगा। यूरिया डालने की वजह से सब्जियों में केमिकल आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो आदमी कहता है कि ठीक है करो यार, लेकिन ये बात याद रखो, इससे आपकी जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी, आपका खेत कुछ सालों में बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 3 पूछा जाता है, मैडम जी अगर बड़े बड़े कारखाने नहीं लगाएंगे तो विकास कैसे होगा? यानी कि अगर बड़े बड़े कारखाने, कंपनीज नहीं होगी तो लोग काम कहाँ करेंगे, पैसा कहाँ मिलेगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो उस पर उत्तर मिलता है, किसने रोका है कारखाने लगाने से, विकास करने से? लेकिन जहाँ खेती होती है वहाँ कारखाने मत लगाओ। वहाँ कारखाने लगाओगे तो पेड़ काटोगे, जंगल काटोगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो इस पर उत्तर मिलता है कि ठीक है यार, कारखाने लगाओ, किसने रोका है, बट जहाँ पर जंगल है, जहाँ पर नदी है, वहाँ पर मत लगाओ। अगर जंगल के पास लगाओगे तो जंगल काटना पड़ेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, प्रदूषण बढ़ेगा। प्रश्न 4, हमें क्या लेना ग्लोबल वार्मिंग से? अगर बाहर गर्मी पड़ती है तो मैं अपने घर में एसी चला लूँगा, इससे कौन सी मेरी भैंस की पूंछ उखड़ जाएगी? और अगर उखड़ भी गई तो मैं अपनी भैंस को भी एसी में बिठा लूँगा, मुझे क्या अंदर पड़ता है। तो देखो, ये लाइन आपको पढ़ के हंसी आई होगी, यही होता है व्यंग्यात्मक, ठीक है। तो ये आदमी पूछता है कि मुझे क्या करना है ग्लोबल वार्मिंग से? अगर गर्मी बढ़ती है बाहर तो मैं अपने घर में बैठ जाऊँगा, एसी लगा लूँगा, इससे मुझे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है? तो इस पर उत्तर मिलता है, ठीक कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? आज नहीं पड़ता लेकिन कल तो पड़ेगा। रेगिस्तान में बर्फ़ पड़ रही है, कुछ साल पहले यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई में बर्फ़ पड़ी, ठीक है चलो एसी, लेकिन याद रखना इसी दुनिया में है आपको रहना, चांद पर नहीं। सो यही उत्तर मिलता है कि ठीक है यार, तुम्हें आज फ़र्क नहीं पड़ता, बट कल नहीं तो परसों कभी ना कभी तो आपको फ़र्क पड़ेगा, कभी ना कभी आपको भी परिणाम भुगतना पड़ेगा ही। आपने कर्मा के बारे में सुना ही होगा कि कर्मा से कोई नहीं बच सकता, एक ना एक दिन सब कुछ जो आपने किया है उसका भुगतना ही होगा। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि रेगिस्तान में भी गर्मी पड़ रही है, तो आपको समझ लो कि रेगिस्तान में गर्मी पड़ रही है तो क्या हो रहा है, पर्यावरण कैसे बिगड़ चुका है। और ये याद रखना कि आपको इसी दुनिया में, इसी धरती पर रहना है, कहीं मंगल ग्रह पे, कहीं चांद पर नहीं रहना है। उसके बाद प्रश्न 5वां है, इसमें पूछा गया है, फलां के घर में 20-20 एसी हैं, लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? वे अपने स्विमिंग पूल का पानी रोज़ बदलते हैं, उनके घर में 3-3 गाड़ियाँ हैं, एक उनके लिए, एक उनकी बीवी के लिए और एक उनके कुत्ते के लिए। पैसा है तो खर्च करेंगे ही। तो यही यहाँ पर एक 5वां प्रश्न पूछा जाता है कि बाजू वाला आदमी है, उसके घर में 20-20 एसी हैं, 3-3 गाड़ियाँ हैं, एक उसके लिए, उसकी बीवी के लिए, कुत्ते के लिए। अरे भाई, पैसा है तो खर्चा करेगा ही ना, इसमें गलत क्या है? तो यहाँ पर उत्तर दिया है, आप ऐसा खर्च कर सकते हैं लेकिन नेचुरल रिसोर्सिंग को खर्च करने का किसी को कोई हक नहीं है। आपके पास पैसा है, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज हम सबके हैं, किसानों के हैं, गांव वालों के हैं, गरीबों के हैं, हम सबके। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि यार पैसा है आपके पास तो खर्चे करो, कैसे भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्रकृति है, उसको खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर हम सबका हक है, मेरा, आपका, जानवरों का, सबका, पूरी दुनिया का उस पर बराबर का हक है, उस पर आपका अकेले का हक नहीं है। उसके बाद प्रश्न 6वां है,
मेरी फैक्ट्री है दवाइयों की, अब मैं अपनी फैक्ट्री का वेस्ट कहाँ डालूंगी? यह समुद्र बहुत बड़ा है, वहाँ पर सब कुछ डाइल्यूट हो जाता है। तो छठवां प्रश्न पूछा जाता है कि मेरी मेडिसिन की एक कंपनी है, तो मैं अपनी कंपनी से निकलने वाला कचरा कहाँ डालूंगी? समुद्र में ही ना, क्योंकि समुद्र तो बहुत बड़ा है, वह अपने अंदर सब कुछ संभाल लेता है। मेरा जो कचरा है कंपनी का, उसमें जाके घुल जाता है, यानी कि डाइल्यूट हो जाता है। तो इस पर उत्तर मिलता है कि आपके कचरे से लाखों मछलियां मरती है, इस समुद्र के सहारे जीने वाले मछुआरे बेरोजगार हो जाते हैं, पशु पक्षी पर मर रहे हैं, गायब हो रहे हैं, क्योंकि हम समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके कारखाने से पैसा मिलता है, उनको फ़र्क पड़ता है जो बेज़ुबान है, वह जानवर जो बोल नहीं सकते। तो यही यहाँ पर बताया गया कि फैक्ट्री से जो कचरा निकल कर समुद्र में, नदी में जाता है, उससे वहाँ पर जो वातावरण है, वहाँ पर मछली है, उसके बाद उस नदी पर पलने वाले जो मछुआरे हैं, उन दोनों को कष्ट होता है, वो दोनों नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद प्रश्न 7वां है, हाइड्रो प्लांट नहीं लगाएंगे तो बिजली कहाँ से पैदा होगी? हाइड्रो प्लांट यानी कि जो ऐसा प्लांट जहाँ पर पानी से बिजली बनता है। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, हम शोर इसलिए मचाते हैं क्योंकि आप लोग बहरे हैं। हम लोग शोर मचाते हैं उन लोगों को सुनाने के लिए जो लोग सुनना नहीं चाहते। क्यों हम सोलर प्लांट नहीं लगा सकते? सोलर प्लांट इतने महंगे क्यों हैं? वे लोगों की पहुंच से परे क्यों हैं? जितनी कीमत में न्यूक्लियर प्लांट लगता है, उतनी कीमत में हज़ारों विंड मिल लग सकते हैं, जिससे करोड़ों लोगों की बिजली मिल सकती है। हम सब मिलकर इससे प्रोत्साहन क्यों नहीं देते? इस पर रिसर्च क्यों नहीं करते? जितनी तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या इस पर रिसर्च की ज़रूरत नहीं है? उसके लिए एक्शन लेना क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? श्रीनगर में जो हुआ, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, भोपाल गैस कांड में जो हुआ, क्या यह सब चेतावनी नहीं है कि आप अभी भी संभल जाओ, अगली बार तुम्हारी है? जिसे हम आज बर्बाद कर रहे हैं, जल्द ही वह हमारी पूरी सभ्यता को भी बर्बाद कर सकता है। वक्त है संभलने का, सोचने का, एक्शन लेने का। अरे रुक जा रे बंदे, रुक जा रे बंदे की प्रकृति हंस पड़ेगी। सो ये यहाँ पर आपका पार्ट ख़त्म हो जाता है। पार्ट अ मौसम, आ अनमोल ज़िंदगी बाकी है, उसे हमने अभी नहीं देखा, लास्ट में देखा। सो ये जो पूरा हमारा अ था मौसम, इसमें यही बताया गया है कि आज जो हमारी गलतियां हैं, विकास की होड़ है, उसके कारण हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें आगे जो विनाश है दिखाई नहीं दे रहा। आगे जो बड़ा डिज़ास्टर मॉन्स्टर बैठा हुआ है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और इस प्रदूषण का, इस पर्यावरण पर जो नुकसान हो रहा है, उसका परिणाम हमें इसी जन्म में, इसी दुनिया में भुगतना ही होगा। तो यहाँ पर आपका देखो क्या दिया है, नुक्कड़ नाटक के कुछ विषय यानी कि कुछ अन्य सब्जेक्ट क्या है जिस पर नुक्कड़ नाटक होता है, कोई हमें बताता है। तो सबसे पहले दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, पर्यावरण रक्षण, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, जल संवर्धन, व्यसन मुक्ति यानी कि एडिक्शन के ऊपर, स्वच्छता अभियान यानी जैसे स्वच्छ भारत अभियान का रैली वगैरह निकलता है वो। देन यहाँ पर युवकों में बढ़ती असुरक्षितता की भावना। उसके बाद शरीर चंगा तो मन चंगा यानी कि हेल्थ इज़ वेल्थ। उसके बाद मोबाइल के दुष्परिणाम, मानसिक स्वास्थ्य, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव। तो ऐसे कुछ जो सब्जेक्ट हैं जिस पर नुक्कड़ नाटक होता है, कोई ग्रुप, कोई बच्चों का ग्रुप, कोई कॉलेज का ग्रुप नुक्कड़ नाटक करके लोगों को बताता है, जागरूक करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप भाग 2 का इंतज़ार कीजिए, वहाँ पर मैं आगे का पार्ट पढ़ाऊँगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और कमेंट करके बताना आपको ये जो पार्ट अ था मौसम कैसा लगा, क्या समझ में आया तो कैसा लगा आपको, ठीक है? कमेंट करके बताना। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। धन्यवाद।